नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 1200 प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट लगा लिया था। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो लगा सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। तो आज हम 201 से 250 यानी आज भी 50 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को इनके अष्टछाप भक्त कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। ये पंक्तियां हैं और इधर अष्टछाप के कवि हैं जिनको आपने सुमेलित करना है। तो चलिए इनको सुमेलित करके इसका आंसर बताइए। कहा करो बैकुंठ ही जाए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये है कहा करो बैकुंठ ही जाए परमानंद की। संतन को कहा सीकरी सो काम, ये है कुंभनदास की। मोह मन गिरधर छवि पर अटक्यो, ये पंक्ति है मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ये पंक्ति है कृष्णदास की। जन्म जन्म याही ब्रज बसिबो, ये पंक्ति है छीत स्वामी की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर देखें तो यहाँ पे 4 प्रश्न बन रहे हैं। इन पंक्तियों को आप ध्यान से पढ़ लो क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पंक्तियाँ। तो 4 प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को इनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये कथन है और ये आलोचक हैं जिनको आपने सुमेलित करना है। यहाँ पे भी 4 प्रश्न बन रहे हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए इनको सुमेलित करिए। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये कथन किस आलोचक का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल का। कविता कृति है, भाव या विचार नहीं, ये कौन कहते हैं? ये कथन किसका है? तो ये है डॉक्टर नागेंद्र का। कविता अंतर जगत की वाणी है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है शांति प्रिय द्विवेदी का। कविता वाग्यार्थ का मिथुन है, ये कथन किसका है? तो ये है अशोक वाजपेयी का। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ये कथन को आप ध्यान में रखिएगा, इन आलोचकों के कथनों को, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? यहाँ पे 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में आपने छांट के बताना है कि भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी कौन है, कौन सा है। तो वो है, पता ही होगा, उम्मीद है सबको। तो ये है स्ट्राइक भुवनेश्वर प्रसाद की एकांकी है। और ये भी आपको तीनों पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। राजपूत की हार, ये है सुदर्शन की। लक्ष्मी का स्वागत, तो ये है उपेंद्र नाथ अश्क की। सबसे बड़ा आदमी, तो ये है भगवती चरण वर्मा की। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी पंक्तियों से संबंधित है, PYQ का पूछा गया प्रश्न है ये। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? ये 4 विकल्प हैं, विकल्प को आप खुद से पढ़ के इसका उत्तर छांटिए और बताइए। तो ये काव्य पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का पहला कवि माना है? किस आलोचक ने माना है? ये 4 विकल्प में से देख के बताइए। श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का पहला कवि माना है, किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथनों को इनके कवि आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी 4 प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बनाया है मैंने। उम्मीद करती हूँ आज का प्रश्न आपको पसंद आएगा। कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रश्न कैसे लगे आपको। प्रश्नों के स्तर इतने ठीक हैं कि इससे ज़्यादा ऊपर रखने हैं और कठिन बनाना है। आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये कथन किस आलोचक का है? छांट के बताइए इनमें से। तो ये कथन है किसका है? तो ये है निराला जी का। आलोचक साहित्य का दरोगा है, ये कथन किसका है? आलोचक साहित्य का दरोगा है, ये कथन गजानन माधव मुक्तिबोध का है। कवि भाषा नहीं शब्द लिखता है, ये कथन किसका है? कवि भाषा नहीं शब्द लिखता है, ये कथन है आगे का। कविता मेरे लिए एक आत्म साक्षात्कार है, ये कथन किसका है? तो ये है मलयज का। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण कथन है आलोचकों के। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि अपभ्रंश का माघ कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का माघ कहा जाता है? ये 4 विकल्प है, देख के सही उत्तर छांट के बताइए। तो अपभ्रंश का माघ कहा जाता है स्वयंभू को, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आत्माराम की टैं-टैं निबंध के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, आत्माराम की टैं-टैं निबंध के लेखक कौन है? किसी भी हिंदी विभाग से होने वाले एग्ज़ाम में ये प्रश्न तो बनता ही बनता है इसमें से। तो इस प्रश्न का उत्तर है गोविंद नारायण मिश्र आत्माराम की टैं-टैं निबंध के लेखक हैं, जिसमें बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम से की थी। तो गोविंद नारायण मिश्र ने आत्माराम की टैं-टैं निबंध लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उन्होंने समर्थन किया था, जिसमें ये आत्माराम की टैं-टैं लिखा था निबंध। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? अब बताना है नाट्य काव्य नहीं है। 4 विकल्प हैं, देख के बताइए नाट्य काव्य कौन नहीं है ये 4 विकल्प में से। तो इसका उत्तर आएगा परशुराम की प्रतीक्षा। नाट्य काव्य नहीं है, ये एक खंड काव्य है जो रामधारी सिंह दिनकर की लिखी गई रचना है, जो 1963 की है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की है, जो एक खंड काव्य है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि अग्निलीक किसकी है? अग्निलीक भारत भूषण अग्रवाल की है, जो 1976 की है। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती की, जो 1955 की है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार की है और इसका प्रकाशन सन है 1963। और परशुराम की प्रतीक्षा का भी प्रकाशन सन है 1963। तो ये चारों ही महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन हैं? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले साहित्यकार कौन हैं? तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष हैं महात्मा गांधी जी, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मुझे माफ़ करना नामक आत्मकथा की लेखिका कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। मुझे माफ़ करना नामक आत्मकथा की लेखिका है। ये 4 विकल्प देखिए और छांट के उत्तर बताइए।
तो इस प्रश्न का उत्तर है दिनेश नंदिनी डालमिया मुझे माफ़ करना आत्मकथा की लेखिका है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भाव प्रकाश कृति के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। भाव प्रकाश कृति के रचयिता कौन है? तो वो हैं ये 4 विकल्प में से हरि राय। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कौन सा नाथ पूर्ण भक्त या पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए विकल्प देख के। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा चौरंगी नाथ पूर्ण भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कौन सी अपभ्रंश कृति नहीं है? अपभ्रंश कृति बतानी है हमने। ये 4 विकल्प में से देख के छांट के उत्तर बताइए अपभ्रंश कृति कौन सी नहीं है? तो वो है पृथ्वीराज रासो। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रथम भक्त कवयित्री कौन है? प्रथम भक्त कवयित्री बताना है देख के। तो वो है अंडाल। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न खेती न किसान को भिखारी को न भीख, बली बनिक को न बनीज, न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यह पंक्ति तुलसीदास की किस कृति से संबंधित है? तो ये है कवितावली से। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है के लेखक कौन है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है सही धूमिल। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाले अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक कौन है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस पंक्ति के लेखक है नागार्जुन जी। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न निम्न कवि अष्टछाप कवियों में सम्मिलित नहीं है। ये 4 विकल्प में से कौन से कवि हैं जो अष्टछाप कवियों में सम्मिलित नहीं हैं? अष्टछाप के सारे कवियों के नाम आपको याद होने चाहिए उनके जन्म अनुक्रम के साथ। वो पूछे जाते हैं अनुक्रम में भी। तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरदास जी नहीं है अष्टछाप में। अगला प्रश्न कौन सा कवि कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है? कौन सा कवि कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तुलसीदास जी को। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होने वाला हिंदी का पहला ध्वनि नाटक कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होने वाला हिंदी का पहला ध्वनि नाटक है राधा कृष्ण। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित आलोचक साहित्य का डिटेक्टर कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। साहित्य का डिटेक्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल और मॉक करवाती रहती हूँ और साथ में डेली अपडेट भी करती हूँ। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्न उपन्यास राजेंद्र अवस्थी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। बताना है आपने राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास इन 4 विकल्प में से कौन सा नहीं है? छांटना है हमने। राजेंद्र अवस्थी द्वारा रचित उपन्यास इसमें से जो नहीं है वो है जल तरंग।
बाकी ऊपर सूरज किरण की छवि, बीमार शहर, मछली बाजार, ये राजेंद्र अवस्थी का उपन्यास है। लेकिन जल तरंग ये किसका है? सिम्मी हर्षिता का है ये उपन्यास, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र पर पहली बार आलोचना पुस्तक लिखने वाले आलोचक कौन हैं? प्रेमचंद्र पर पहली बार आलोचना पुस्तक लिखने वाले आलोचक हैं कौन है? तो वो है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न कौन सा वीर काव्य के कवि नहीं है? वीर काव्य के कवि इन 4 विकल्प में से नहीं है, छांट के बताना है। तो वो हैं वीर काव्य के कवि जो नहीं हैं वो हैं दीनदयाल गिरी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ये देखिए कितना अच्छा प्रश्न लिया है मैंने यहाँ पे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार शांति प्रिय द्विवेदी के इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। शांति प्रिय द्विवेदी के आलोचना ग्रंथ अगर आपको याद होंगे उनका प्रकाशन सन, तभी आप इनको अनुक्रम में लगा सकते हो। तो इसका सही उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए अनुक्रम में लगा के इसका सही उत्तर। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प ए। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर है। शांति प्रिय द्विवेदी के जो आलोचना ग्रंथ हैं जिसमें कवि और काव्य जो है 1936 का है, संचारणी है 1939 की, युग और साहित्य है 1941, वृत्त और विकास है 1959 की। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो आप इनको ध्यान में रखिए। आलोचना ग्रंथ और आलोचनाकारों के रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आज ज़्यादातर मैंने प्रश्न लिए हैं कथन से और पंक्तियों से, तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो लेक्चर तो पसंद आया ही होगा आपको। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर आएगा, ये पंक्ति है निराला जी की। विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चलो अब हम लोग चले कथन प्रसाद के निम्न नाटक का समापन वाक्य है। बताना है आपने। चलो अब हम लोग चलें, ये जो समापन वाक्य है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से है? किस नाटक से है ये कथन? तो ये है चंद्रगुप्त नाटक से। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, यह कथन भारतेंदु के किस नाटक का है? ये कथन जो है भारतेंदु के किस नाटक से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये कथन है नील देवी का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। भारतेंदु के सारे नाटक आपको याद होने चाहिए उनके सन के साथ। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो कथन रीतिकाल के किस कवि का है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो कथन है रीतिकाल के किससे है? भिखारी दास का है ये कथन। ब्रज भाषा हेत ब्रजवास ही न अनुमानो कथन है भिखारी दास का। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति बेतालिक का जागरण गान कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। दिनकर की कौन सी काव्य कृति है जिसे बेतालिक का जागरण गान कहा जाता है? ये दिनकर की रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पहले तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कौन सी काव्य कृति है जिसे बेतालिक का जागरण गान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
हुंकार को, जो है 1939 की। इसी तरह रसवंती कब की है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1940 की। रेणुका कब की है, 1935 की। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 की है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नांकित हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम लगाइए। सही अनुक्रम कौन सा है बताना है आपने। उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर भी आपको सबको पता होगा। सारे ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट आपने बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, जिसमें रुकोगी नहीं राधिका। बताइए किसका है ये उपन्यास, रुकोगी नहीं राधिका। तो ये है उषा प्रियवंदा की, जो है 1967। आपका बंटी मनु भंडारी की है, जो है 1971। इसी तरह नरक दर नरक, ये किसकी है, ये है ममता कलिया की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1975। 75 है। जिंदगी नामा किसकी है, तो ये है कृष्णा सोबती की, जो है 1979 की। ये है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कवित्रियों के नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि लिखा नहीं जाता है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं है यहाँ पे, जगह भी नहीं है, तो आप मैंने सन लिख दिया है, आप इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। अब बताना है कि ये जो कृतियाँ हैं किस विधा से हैं। इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आपने ध्यान रखना है कि किस विधा से कौन सी रचना है। सन तो पूछे ही जाते थे, अब विधा भी पूछी जाती हैं, तो आपने बताना है इस प्रश्न का उत्तर। हाँ बताइए। एकलव्य के नोट्स, ये किस विधा से है, तो ये है क्या है, ये रिपोर्टाज है एक। कलम का सिपाही, ये जीवनी है। नील का निर्माण, तो ये यात्रा वृत्तांत है। साहित्य देवता, तो ये गद्य काव्य है। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, जन समाज के प्रथम कृति कवि किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जन समाज का प्रथम कृति कवि किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है, जन समाज का प्रथम कृति कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। फिर से पंक्तियों वाले प्रश्न आ गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अरे ये तो स्पेस ही नहीं आ रहा। ये यहाँ पे पंक्तियाँ हैं और ये इनके कवि हैं जिनको आपने सम्मिलित करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जगह ही नहीं है, बताइए। कोड नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप इनके कवियों के साथ सम्मिलित करिए। सजनी मधुर निजतव दे, कैसे मिलूं अभिमानिनी में, ये पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा जी की। प्रिय के हाथ लगाए, जागी ऐसी मैं सो गई अभागी, तो ये पंक्ति है किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अब तू अब तक सोई है आली आँखों में भरी विहागरी, तो ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। कौन तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप, तो ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा सी, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। ये विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रगतिवाद पर पहला लेख किसने लिखा, ये प्रश्न का उत्तर बताइए। पहला लेख प्रगतिवाद पर किसने लिखा, तो ये लिखा
शिवदान सिंह चौहान ने, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जो दोस्त पहली बार हमारा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। जायसी ने पद्मावत लिखा, उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? किसका शासन था? तो ये था शेरशाह सूरी का, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब किसी एक कवि की रचना दे दी जाएगी, वन लाइनर में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। अब तो राम की शक्ति पूजा की रचना हुई थी 1936 में, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में किस रस का प्रयोग हुआ था? ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुआ था वीर रस का प्रयोग, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में श्याम सुंदर दास का मत क्या है? बताइए, ये 4 विकल्प हैं, देख के उत्तर बताइए। श्याम सुंदर दास का क्या मत था पृथ्वीराज रासो के संबंध में? तो ये मानते थे पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः प्रमाणिक ग्रंथ, महाकाव्य। तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने कहाँ से किया? उम्मीद है इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा आप सभी को। तो कहाँ से किया था? अयोध्या से, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कठिन गद्य का प्रेत व व्यष्टि चेतना का कवि किसे कहा जाता है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कठिन गद्य का प्रेत व व्यष्टि चेतना का कवि कहा जाता है अगेजी को, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी का सफरनामा आत्मकथा किसकी है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। जिंदगी का सफरनामा आत्मकथा है अमृतलाल नागर की, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न कौन सा तार सप्तक कवि नहीं है? तो आपने तार सप्तक के सारे कवियों के नाम आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो छांट के बताइए तार सप्तक में कौन से कवि नहीं हैं? तो इसमें से जो नहीं है वो है भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि ये तार सप्तक के नहीं हैं, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने भस्मांकर काव्य कृति कौन से छंद में लिखी है? तार सप्तक के कवि अगर आपको नहीं याद होते हैं तो मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उनके ऊपर मैंने ट्रिक बनाई हुई है इनके कवियों को याद करने की, आप देख सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, भस्मांकुर काव्य कृति कौन से छंद में लिखी है नागार्जुन की? आपको ये भी पता होना चाहिए भस्मांकुर काव्य कृति का प्रकाशन सन क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भस्मांकुर काव्य कृति का प्रकाशन सन है 1971 की है भस्मांकुर। और ये किस छंद में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बरवे छंद में, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला व्याकरण लेखक कौन है? किसे माना जाता है? हिंदी का पहला व्याकरण लेखक बताना है तो ये माना जाता है कामता प्रसाद गुरुजी को, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में तो इसको भी मैंने ले लिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का अनुक्रम में लगाना है। तो उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी को पता होगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए सही उत्तर है, जिसमें बाण भट्ट की आत्मकथा है 1946, चारुचंद्र लेखा है 1963 और पुनर्नवा है 1973, अनामदास का पोथा है 1976 की। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु पत्रिका के संपादन कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, भारतेंदु पत्रिका के संपादन कौन थे?
कौन थे भारतेंदु पत्रिका के संपादन? तो ये थे राधाचरण गोस्वामी जी। कब किया था भारतेंदु पत्रिका का संपादन? 1834 में किया था, वृंदावन से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, हिंदी की पहली महिला पत्रकार मानी जाती हैं? तो ये माना जाता है हेमंत कुमारी चौधरी जी। हेमंत कुमारी चौधरी को माना जाता है हिंदी का पहला महिला पत्रकार। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है और आज के वीडियो लेक्चर की फीडबैक देनी है और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।